नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान रीट मेंस रैपिड डिवीजन क्लास में। तो आज हम फटाफट देखेंगे राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ। चलो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। इसमें चंद्रप्रदाय की रचना जो है पृथ्वीराज आसो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। पहला ही सवाल है, ये बनने लायक है। शिवदास गार्डन, इसे चारण भी कहा जाता है। जो इसकी रचना है अचलदास खींचीरी वचनिका। शिवदास गार्डन की जो रचना है वो कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर और वीर सच्चाई। सूर्यमल मिश्रण की बहुत सारी रचनाएं, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण रचना है वंश भास्कर और वीर सच्चाई, जो रीट मेंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। अगली, गिरधर आशिया। जो गिरधर आशिया है उनकी रचना है वो संगत रासो। कौन सी है? संगत रासो, जो रीट मेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कलोल, इनकी जो रचना है ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। मूणोत, मूणोत है, मूणोत नैणसी है। उनकी जो रचना है नैणसी री ख्यात व मारवाड़ प्रगना री विगत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे। जग्गा खिड़िया, राठौड़ रतन सिंह, महेश दाऊद, राठौड़ रतन सिंह और महेश दासोत्री वचनिका, जो कि किसकी रचना है? जग्गा खिड़िया की है। ठीक है। बिट्टू सुजा, बिट्टू सुजा की जो रचना है वो राग जयसिरो छंद। नयनचंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयनचंद्र सूरी की रचना है। दसवीं है, दसवें अपने जो कवि है, रचनाकार है, वो है मंडन। मंडन की जो रचना है वो विश्व प्रसिद्ध है। राजवल्लभ जयानक, जिसकी रचना पृथ्वीराज विजय। रणछोड़ दास भट्ट, अमर काव्य वंशावली। अगला, पद्मनाभ, जो कि कानड़देव प्रबंध। और हमीर रायण, हमीर रायण जो इसकी पद्मनाभ की जो महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। नरपति नालय, बिसल देव रासो, जो कई बार रीट मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। बिसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नालय की। किसकी? नरपति नालय की। अगला, महाकवि माघ, जो कहाँ के थे रहने वाले? भीनमाल। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? भीनमाल। उनकी रचना है शिशुपाल वध। ठीक है। कल जो एग्जाम होने वाली है और उससे पहले एक बार इसको जरूर देख ले, जिसमें से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। भट्ट सदाशिव, इनकी जो रचना है वो राज विनोद। कौन सी है? राज विनोद। कन्हैयालाल सेठिया, इनकी रचनाएं ज़्यादातर पूछी जाती है। मिंजर, गलकिचिया, कूक, पातड़ पीतड़ और रमणीयरा सोरठा। ये वो पातड़ और पीतल है वो 99% एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट करती है कन्हैयालाल सेठिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयदान देता की जो रचना है बातारी फुलवारी, जो कि लोक कथा है। इसमें क्या है? लोक कथाएं दी हुई है बातारी फुलवारी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीताराम लालस, इनकी रचना राजस्थानी शब्दकोश। ठीक है। कोमल कोठारी, राजस्थान लोकगीतों और कथाओं का आदि का संकलन है रूपायन संस्था द्वारा। इसमें ये जो रूपायन संस्था है इसके द्वारा संकलन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपि संग्रह एवं लघु कथाएं, ये किसकी रचना है? अगरचंद नाहटा। अगरचंद नाहटा। अगला, बशीर अहमद की जो रचना है गालिब की रचनाओं का राजस्थानी अनुवाद। जो गालिब थे उनकी रचनाओं का राजस्थानी अनुवाद में किया था, जिसकी रचना बशीर अहमद मयूक ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मणि मधुकर, मणि मधुकर है, उनकी रचना भरत मुनि के बाद ये इनका उपन्यास है। और पग फेरो ये काव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोहर वर्मा, आग का गोला, सूर्य और एक थी चुईया दादी, मैं पृथ्वी हूँ आदि। ठीक है, ये किसकी रचना है? मनोहर वर्मा की है। महेंद्र भानावत की रचना देख लेते हैं। गैरो फूल गुलाब रो, देवनारायण रो भात आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रामपाल सिंह राजपुरोहित, सुंदर नैन सुधा, ये कहानी संग्रह। रामपाल की जो सुंदर नैन सुधा है वो क्या है? एक कहानी संग्रह जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टिक कर लिए, इन ध्यान में रखना। मेजर रतन जहांगीर, माई एड़ा पूत जन, ये भी एक कहानी संग्रह जो किसका है? मेजर रतन जहांगीर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चेतन स्वामी, किस्तूरी मिर्ग, जो कि कहानी संग्रह।
नंद भारद्वाज का सामी खुलतो मार्ग उपन्यास है। संतोष मायामोहन सिमरन कविता संग्रह है। भरत ओला की जीवरी जात कहानी संग्रह है। अब्दुल वाहिद कमल इनका जो कि घराणो उपन्यास है। कौन सा है? घराणो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जया प्रकाश पांड्या इनकी जो रचना है कंकु कमंद जो कि एक है नाटक है। वासु आचार्य की सिर घर कविता संग्रह है। शांति भारद्वाज राकेश ऊर्जा रे सुआ एक उपन्यास है। मालचंद तिवाड़ी उतरियो है आबो कविता संग्रह है। नेम नारायण जोशी ओलूरी अख्याता ये एक संस्मरण है। नेम नारायण जोशी की जो कि ओलूरी अख्याता है वो एक संस्मरण है। किशोरी कल्पनाकांत कूक पड़ियरी पीड़ कविता संग्रह। करणदान बारट की जो रचना है माटी महगरी कहानी संग्रह है। ये जो कहानी संग्रह कविता संग्रह पीछे लिखा हुआ है इनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि माटी री महक जो करणीदान बारट की जो रचना माटी री महक है वो एक कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, पद्य है, गद्य है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नरसिंह राजपुरोहित अधूरा सुपना ये भी इनका जो कहानी संग्रह है। नरसिंह राजपुरोहित कौन सा है? अधूरा सुपना। डॉक्टर अर्जुन देव चारण धर्मयुद्ध जो कि एक नाटक है। प्रेम जी प्रेम मारी कवितावां ये कविता संग्रह है। रेवतदान चारण इनके जो रचना है उछाड़ो कविता संग्रह है। यादवेंद्र शर्मा जामरो कहानी संग्रह। ये यादवेंद्र शर्मा जिनकी रचना कौन सी है? जामरो। भगवती लाल व्यास आणद नाद ये क्या है? कहानी संग्रह कविता संग्रह। चलिए आगे बढ़ते। नैनमल जैन इनकी जो रचना है सांगलारी पीड़ा सवत मेघ जो कि कविता संग्रह। महावीर प्रसाद जोशी द्वारका खंड काव्य है। सामर दैया की एक दुनिया मारी कहानी संग्रह है। सुमेर सिंह शेखावत मारू मंगल कविता संग्रह। मोहन आलोक इनकी जो रचना है गा गीत कविता संग्रह। मूलचंद प्रणेश इनकी जो रचना है वो चश्मदीद गवा कहानी संग्रह है। नारायण सिंह भाटी बरसारा डिंडोड़ा डूंगर लांगिया जो कि एक कविता संग्रह है। रमेश्वर दयाल श्रीमालिरी इनकी रचना है मारो गांव जो कि एक कविता संग्रह है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल पागी इनकी जो रचना है जिनका नाम है पागी ये एक कविता संग्रह है। अन्नाराम सुदामा मेवेरा रुख जो कि क्या है? उपन्यास है। 56 जो अपने सत्य प्रकाश जोशी है वो भारमली इनकी रचना कौन सी है? भारमली जो कि एक कविता संग्रह है। इनको भी ध्यान में रखना है। अभी हमने 50 रचनाकारों की रचनाएं देखी हैं, उनको आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण आभूषण जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। कहाँ पे पहना जाता है? गले में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गले में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषणों में कंठी, टीमणियाँ, मादलिया, बजटी, हंसली प्रमुख अन्य आभूषण है। ठीक है, गले में जो पहनने वाले महत्वपूर्ण आभूषण को हमने देख लिया। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पीपल पन्ना किस अंग का प्रमुख आभूषण है? पीपल पन्ना जो है वो कान का प्रमुख आभूषण है। कान के प्रमुख आभूषणों में हम देख लेते हैं झुमका, बाली, पीपल पत्र, सुरलिया ये प्रमुख आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोंप किसान का प्रमुख आभूषण है। चोंप जो है वो किसान का प्रमुख आभूषण है जो कहाँ का है? दांत। रखन दांत में पहने जाने वाला अन्य आभूषण है। रखन है वो दांत में पहने जाने वाला एक अन्य आभूषण है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चौंप किसका आभूषण है? नाक का। चौंप कहाँ पहना जाता है? नाक में। इसके अलावा फीणी, बेसरी, नथ, लटकन नाक की अन्य आभूषण है। ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। रीट मेंस में आभूषणों को लेकर
महत्वपूर्ण एक ना एक सवाल बनता है जो कि इसमें से आपके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रखड़ी, रखड़ी कहाँ पे पहनी जाती है? सिर पे। इसके अलावा शीशफुल, बोरला, गोफन, मेहमद सिर के अन्य महत्वपूर्ण आभूषण हैं। एक नज़र अच्छे सवालों पे हमने डाल दिए जो कि आभूषणों से लेकर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अपना अगला टॉपिक है लोक देवता पाबूजी राठौड़ से संबंधित साहित्य। पाबू प्रकाश, आशिया मोड़जी की रचना है। पाबूजीरा सोटा रामनाथ कविया की रचना है। पाबूजीरी वेली मुकुंद सिंह की रचना है। और पाबूजीरी फड़ डॉक्टर महेंद्र भानावत की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। असली पाबू प्रकाश बंशीधर शर्मा की रचना है। पाबूजीरी बात रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। और पाबूजीरा दुआ लगराज की रचना है। पाबूजी से संबंधित जो भी रचना है वो एक ना एक सवाल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अभी हम फटाफट प्रजामंडलों की स्थापना से संबंधित देख लेते हैं। कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? ठीक है, 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1934 में जोधपुर और हाड़ौती। 1936 में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल। 1938 में शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर और करौली, इन 5 प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, 1939 में सिरोही, कोटा और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1942 में कुशलगढ़, 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर, 1945 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर। 1945 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जैसलमेर और प्रतापगढ़। 1946 में झालावाड़। इनसे संबंधित 2 प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम व प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? प्राचीनतम और प्रथम कौन सा था? जयपुर। ठीक है, सवाल पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे नवीनतम और जो नवीनतम प्रजामंडल है वो अभी हमने पढ़ा, झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़, 1946। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपनाम। फटाफट देख लेते हैं। जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर सूर्य नगरी, उदयपुर झीलों की नगरी। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर गुलाबी नगरी, सूर्य नगरी और झीलों की नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा शिक्षा की नगरी, बीकानेर ऊंटों का नगर, अजमेर ख्वाजा की नगरी, अलवर बागों की भूमि, भरतपुर पक्षी विहार नगरी। भरतपुर को किस नाम से जाना जाता है? पक्षी विहार नगरी। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को वीरों की भूमि कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और सुवर्ण नगरी किसको कहा जाता है? कमेंट में आंसर दो, कमेंट में जवाब दो। अगला देख लेते हैं। श्री गंगानगर राजस्थान का पंजाब। श्री गंगानगर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब सांचौर क्षेत्र को भी कहा जाता है। ठीक है, बूंदी चित्रशैली नगरी, बूंदी को चित्रशैली नगरी कहा जाता है। टोंक को उर्दू और शायरी की नगरी कहा जाता है। उर्दू और शायरी की नगरी किसको कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। ठीक है, धौलपुर को लाल पत्थर की नगरी कहा जाता है। किसको? धौलपुर को लाल पत्थरों की नगरी कहा जाता है। झुंझुनू ओपन आर्ट गैलरी किस शहर को जाना जाता है? झुंझुनू। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना के बारे में जो कि लाभान्वित जिले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। माही बजाज सागर से संबंधित जो जिले हैं वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो कि माही नदी से सिंचित होते हैं। नर्मदा नहर सिंचाई बाड़मेर, जालोर जो कि नर्मदा नहर सिंचाई से संबंधित जिले हैं। नौहर सिंचाई परियोजना, इसमें हनुमानगढ़, चूरू, इसमें रावी और व्यास नदी का पानी आता है। पार्वती पिकअप परियोजना 12 में, जिससे चंबल नदी का पानी आता है। सोम कमला अंबा सिंचाई डूंगरपुर में सोम नदी का पानी आता है। और जवाई परियोजना पाली, सिरोही, जालौर और जोधपुर, जिसमें जवाई नदी से जल आपूर्ति पूरी की जाती है।
चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किले। राजस्थान के प्रमुख किले देख लेते हैं फटाफट। राजस्थान के प्रमुख किले और उनके निर्माणकर्ता। अचलगढ़ के किला का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। भरतपुर किले का निर्माण राजा सूरजमल ने। बूंदीगढ़ का किला जो है वो राजा छत्रसाल के द्वारा निर्मित करवाया गया था। बीकानेर का जो किला है राजा राज सिंह के द्वारा। चित्तौड़गढ़ का किला सिसोदिया वंश के द्वारा। डीग का किला राजा सूरजमल। जूनागढ़ का किला राजा राय सिंह। कोटा का किला राव माधो सिंह। लोहागढ़ का किला महाराजा सूरजमल के द्वारा। मांडलगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित। तारागढ़ का किला राजा अजयपाल द्वारा निर्मित। रणथंभौर का किला राजा जयसिंह के द्वारा निर्मित। नाहरगढ़ का किला कस्बा वंश के द्वारा निर्मित है। जो नाहरगढ़ का किला है वो कस्बा वंश से संबंधित है, जो कि जयपुर में इनकी प्रमुख राजधानी थी। नाहरगढ़ का किला नागरगढ़ का किला सवाई मान सिंह के द्वारा। वो नाहरगढ़ है और ये नागरगढ़ है, दोनों अलग अलग है। जो ध्यान में रख के ध्यान से सवाल देखना और जवाब देना। सवाई मान सिंह किसने करवाया था? नागरगढ़ का किला का जो निर्माण है वो मानसिंह के द्वारा और नाहरगढ़ किले का निर्माण कछुआ वंश के द्वारा, दोनों अलग अलग है। मेहरानगढ़ का किला राव जोधा के द्वारा, जो कि जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला। ठीक है। जालोर का किला परमार वंशों के द्वारा। जैसलमेर का किला महाराणा जैसलदेव के द्वारा करवाया गया। ठीक है। और जूनागढ़ का किला जो है वो राजा राय सिंह के द्वारा निर्मित है। जूनागढ़ का किला किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा निर्मित है? राजा राय सिंह के द्वारा। ठीक है। किलों के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो हमने फटाफट रैपिड डिवीजन कर लिया आज। चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं राजस्थान के राजस्थान के विभिन्न खेल संघों के अध्यक्ष। ठीक है। राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। कौन है? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। राजस्थान ओलंपिक संघ के जो कि अध्यक्ष है वो तेजस्वी गहलोत है। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? मानवेंद्र सिंह। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया। वर्ल्ड थ्रो बॉल फेडरेशन के अध्यक्ष निर्मला रावत। पैरा बॉल एसोसिएशन राजस्थान, इसके अध्यक्ष जो है कृष्ण कुमावत। अगला टॉपिक राजस्थान की प्रमुख नीतियां है। प्रथम सड़क विकास नीति 1994 में स्थापित की गई थी। प्रथम वन नीति है जो कि फरवरी 2010 में स्थापित की गई थी। नवीनतम सड़क विकास नीति 2013 में। इसको थोड़ा बड़े कर देते आसानी से आपको दिखेगा। ठीक है। प्रथम खनिज नीति 1978 में स्थापित की गई थी। पांचवी खनिज नीति 4 जून 2015 और जो कि नवीन है वो 3 दिसंबर 2024। ठीक है। इसको ध्यान में रख के चलना है, नवीन और पुरानी दोनों को देख के चलता है, जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ये नवीन वाला इम्पोर्टेंट है। पांचवी खनिज नीति के बारे में पूछिए तो 4 जून 2015। पशुधन एवं डेयरी विकास नीति 2019 में। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 सितंबर 2019 में। सिलिकोसिस रोग नीति 3 नवंबर 2019 में। सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 में स्थापित। औद्योगिक विकास नीति जुलाई 2019 में आई। राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020। इको टूरिज्म नीति 15 जुलाई 2021। इन नीतियों से संबंधित कब आई और इनकी डेट महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप इनको ध्यान में रख के चल। राजस्थान पर्यटन नीति जो कि कब आई थी? 9 सितंबर 2020 में। इको टूरिज्म नीति 15 जुलाई 2021। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 30 नवंबर 2022 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति जो है वो 30 नवंबर 2022 में। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 में। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 में। राजस्थान
सॉरी MSME, ये 17 सितंबर 2022 में। राजस्थान हस्तशिल्प और MSME नीति, जो कि एक ही डेट है, इनको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हील नीति 1 सितंबर 2022। राजस्थान बंजर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 3 जनवरी 2023। अदंता नियंत्रण नीति 13 जनवरी 2023। नई वन नीति जो कि कब आई है, 5 जून 2023 को। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में। 2023 में ये जो नीतियां हैं वो महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये करंट के सवाल भी बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी करंट के सवालों में देखें तो RIFF 2026 की कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मायूमी और राजस्थानी मधु को वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF की कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है रीट मेंस 2026 के लिए। ठीक है, कौन है ब्रांड एम्बेसडर RIFF की? मायूमी यानी राजस्थानी मधु, इनका क्या नाम है? राजस्थानी मधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसकी? RIFF की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं विशेष प्रजामंडल जिनकी स्थापना अपने रियासत से बाहर हुई। बीकानेर प्रजामंडल 1936, कलकत्ता में हुई इसकी स्थापना। इसको याद रखना कहाँ पे हुई और कब हुई, इनको भी साथ साथ में याद रखना है। भरतपुर प्रजामंडल 1938, रेवाड़ी हरियाणा में हुई। सिरोही प्रजामंडल 1934, बम्बई में हुई। जैसलमेर प्रजामंडल 1945, इसकी स्थापना जोधपुर में हुई। ठीक है, ये 4 जो प्रजामंडल थे इनकी स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई। ठीक है, अभी देख लेते हैं 2025 में प्रमुख स्थलों के बदले गए नाम, जो कि करंट के सवाल में आता है। डीग, इसको ब्रजनगर कर दिया गया। पहले पुराना नाम था डीग, इसको ब्रजनगर नाम दे दिया गया नया। राजभवन, लोक भवन, राजभवन था उसको लोक भवन के नाम से संबोधित है किया जाएगा अभी। ठीक है, फोरसागर झील को वरुण सागर झील के नाम से जाना जाएगा। होटल खादिम अजमेरू होटल के नाम से जाना जाएगा। खेरतल तिजारा भर्तहरि नगर, खेरतल तिजारा जो है उसको भर्तहरि नगर के नाम से जाना जाएगा। तो रीट मेंस के हिसाब से ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, जो कि आपको फटाफट रैपिड रिवीजन के माध्यम से बताया गया है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।